ये घटना जापान के हिस्ट्री में सबसे विचित्र घटना थी। ये पूरा इंसिडेंट बहुत ही वियर्ड था और एक अनसॉल्व मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व ही है। ऐसा इंसिडेंट जापान में तो छोड़ो बल्कि पूरे दुनिया में कभी नहीं हुआ था। ग्लाइको कंपनी जापान की सबसे पॉपुलर कैंडी कंपनियों में से एक थी, लेकिन 18 मार्च 1984 को ग्लाइको एक बिल्कुल अलग वजह से सुर्खियों में आई। इस कंपनी के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद पूरे के पूरे जापान में डर का माहौल फैल चुका था। कहते हैं जापान की पुलिस दुनिया में सबसे एडवांस पुलिस है, जो कि लगभग हर केस सॉल्व कर ही देती है, जिस वजह से जापान में क्राइम रेट बहुत ही कम है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। इस केस में तो जापान की पुलिस गुनहगार के खिलाफ एक भी सबूत जुटा नहीं पाई। उल्टा पुलिस उस क्रिमिनल के खौफ से डर जाती और पूरे जापान के पुलिस फोर्स का जीना हराम हो चुका था। बस एक क्रिमिनल की वजह से एक पुलिस ने आत्महत्या कर दी। बस एक इंसान जो पूरे जापान के पुलिस को कठपुतलियों जैसा नियंत्रित कर रहा था, जिसका नाम था द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था। उस सन्नाटे में दो मास्क पहने आदमी ग्लाइको कंपनी के प्रेसिडेंट इजाकी के घर में घुस जाते हैं। बिना आवाज किए बड़े ही आराम से वो किसी को तो ढूंढ रहे थे, जिसके बाद उनको सामने दिखती है इजाकी की पत्नी। जिसके बाद वो मास्क लगाए आदमियों में से एक आदमी अपनी राइफल निकालता है और इजाकी के पत्नी पर गन पॉइंट करता है। जिसके बाद दूसरा आदमी आके इजाकी के वाइफ के मुंह पर टेप चिपका देता है। उसकी वाइफ कहती है, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना मैं दूंगी, लेकिन मुझे छोड़ दो। लेकिन उन दोनों में से एक आदमी कहता है कि हमें पैसे नहीं चाहिए, जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ तो हम ढूंढ कर ही रहेंगे। आखिर वो कौन सी चीज़ ढूंढ रहे थे, इसका आइडिया तो इजाकी के वाइफ को भी नहीं था। उस चीज़ को ढूंढते ढूंढते वो बाथरूम तक पहुंच जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि इजाकी बाथटब में नहा रहा है। उसके साथ उसके दो बच्चे भी थे जिनको वो नहला रहा था। वो दो आदमी इजाकी को बिन कपड़े के हालत में ही बाथटब से बाहर खींच लेते हैं। जिसके बाद इजाकी को उठा के वो दोनों जिस कार से आए थे उसी कार में उसको वहां से भगा के लेके चले जाते हैं। अगली सुबह हर जगह पर तहलका मच गया, क्योंकि इतने बड़े कंपनी के मालिक को अचानक से उसके घर से ही कोई कैसे उठा के लेके जा सकता है, इस सोच में सब लोग थे। उसी दिन उन किडनैपर्स ने इजाकी को छोड़ने के लिए उसके कंपनी को बड़ी मांग की। किडनैपर्स ने इजाकी को सही सलामत छोड़ने के लिए 1 बिलियन येन की मांग की, जो कि आज के समय में लगभग $9 मिलियन और 220 पाउंड सोने की मांग की। हालांकि कंपनी द्वारा फिरौती देने से पहले ही कैसे तैसे करके उस जगह से भागने में सफल रहा, लेकिन जल्द ही ये स्पष्ट हो गया था कि इजाकी की लाइफ में प्रॉब्लम्स तो अभी शुरू हो चुकी है और आगे जाकर उसे इससे भी ज़्यादा भयंकर चीज़ों का सामना करना था। अब इजाकी घर पहुंचा ही था कि कुछ ही समय में ग्लाइको फैक्ट्री में 6 कार्स अचानक आग की लपेट में आ जाती है। किसी ने तो कंपनी को हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक कंटेनर भेजा था और जैसे कि इजाकी को पहले से आइडिया था कि कुछ बुरा होने वाला है, और असल में हुआ भी कुछ वैसा ही था। उन किडनैपर्स ने उसे धमकी भरे लेटर भेजना शुरू कर दिए थे। इतना सब होने के बाद भी जापान की पुलिस उन किडनैपर्स का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। 8 अप्रैल 1984 जापान के पुलिस को एक लेटर मिलता है और वो लेटर उन किडनैपर्स ने भेजा था, जिसमें लिखा था, टू द फूल पुलिस, क्या आप सभी मूर्ख हैं? आप इतने सारे लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? चूँकि आप हमें नहीं पकड़ पाए और आपके पास हमारे खिलाफ एक भी सबूत नहीं है, तो हम आपकी कुछ हेल्प कर देते हैं। इन लाइंस के बाद किडनैपर्स ने पुलिस को उनके खिलाफ के प्रूफ दिए। किडनैपर्स बिल्कुल ही और कॉन्फिडेंट से लिखते हैं, हमारे कार का रंग ग्रे है और जिस जगह से हमने हमारा खाना खरीदा था उस जगह का नाम था डायली सुपरमार्केट। इसके आगे उन्होंने लास्ट क्लू के लिए 3 वर्ड्स लिखे, जिसमें उन्होंने लिखा एक बड़ी चेन, और उन्होंने नीचे के पैराग्राफ में लिखा कि इतने क्लूज आपको हमें पकड़ने के लिए काफ़ी है। उन्होंने लेटर का अंत एक धमकी भरे अंदाज में किया, जिसमें लास्ट लाइन थी, क्या हम प्रीफेक्चरल पुलिस के हेड को भी किडनैप करें? वो किडनैपर्स लेटर में पुलिस को किडनैप करने की धमकी दे देते हैं। इजाकी के किडनैपर्स ने नोट पर द मॉन्स्टर विद 21 फेस के रूप में हस्ताक्षर किए। खुले आम सबके सामने द मॉन्स्टर विद 21 फेस पुलिस को चैलेंज कर रहा था, और इन क्लूज के बाद भी पुलिस उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। वास्तव में उसकी धमकियाँ और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। लेकिन एक बात तो क्लियर थी, ये पूरे घटना के पीछे एक आदमी है जिसका नाम है द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस, और उसका नाम भी पुलिस तक उसने खुद से ही पहुंचाया था। मई का महीना था। फिर से एक बार एक लेटर मिलता है पुलिस को, जो कि द मॉन्स्टर विद 21 फेस ने पुलिस को भेजा था, जिसमें वो दावा करता है कि उसने ग्लाइको कंपनी में एक बहुत ही बड़ी साजिश रची है, जहाँ पर कैंडी स्टोर की जाती है
वहाँ के अलमारियों पर साइनाइड युक्त कैंडी के कई पैकेट्स रखे हैं, जिसके बाद पूरे जापान में दहशत फैल गई। लेकिन इस बार उसने ये नहीं बताया कि उन्होंने किस कैंडी में जहर मिलाया था, जिस वजह से घटना की तीव्रता देख के ग्लाइको कंपनी ने सारे कैंडीज जो कि शहर भर भेजे थे वो पूरे के पूरे वापस मंगा लिए। लोग भी डर चुके थे, जिसके बाद लोगों ने भी इस कैंडी को खाना बंद कर दिया। इसके नतीजे में कंपनी का मुनाफा कम हो गया और कंपनी ने करीब 1000 वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिया। इज़ाकी ने जल्द ही स्वीकार किया कि किडनैपिंग के वजह से ग्लाइको की बिक्री में $130 मिलियन का नुकसान हुआ। इतना सब होने के बाद भी पुलिस को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन जैसे कि मॉन्स्टर विद 21 फेस ने दावा किया था कि उसने कैंडीज में जहर मिलाया है, तो वैसा कोई भी घातक पदार्थ कैंडी में नहीं मिला था और असल में शायद उसने कैंडी में जहर मिलाया ही नहीं था। जून का महीना था और एक और लेटर अब पुलिस को मिलता है, जिसमें लिखा था, ग्लाइको का प्रेसिडेंट पहले ही काफ़ी समय से अपना सर झुकाए घूम रहा है। हमारे टीम में भी 4 साल का बच्चा है। हर दिन वो ग्लाइको के लिए रोता है। एक बच्चे को रुलाना एक बोझ है, क्योंकि उससे भी वो कैंडी नहीं मिल रही है जो उसे पसंद है, यानी कि ग्लाइको कंपनी की कैंडी। और इसी वजह से हम ग्लाइको कंपनी पर तरस खा रहे हैं। इस लेटर के बाद ये तो पक्का था कि द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस एक अकेला आदमी नहीं था जो कि इस पूरे इंसिडेंट को अंजाम दे रहा था। इसके पीछे शायद उसकी कोई टीम भी थी जो उसे हर तरीके से मदद कर रही थी। और इस लेटर से ये भी साफ होता है कि उस समय इस ग्लाइको कैंडी का क्रेज जापान में किस हद तक था, क्योंकि इस लेटर के बाद जापानीज कैंडी लवर्स को एक राहत की सांस मिली। लेकिन ये मॉन्स्टर रुका नहीं। उसने ग्लाइको कंपनी को तो पक्ष दिया, लेकिन इसकी नज़रें अब दूसरे कैंडी मेकर कंपनीज पे थी। सितंबर 1984 मॉन्स्टर विद 21 फेस मोरियांगा नामक कंपनी को लेटर लिखता है, जिसमें वो कंपनी से पैसे की मांग कर रहा था और धमकी भरा लेटर वो कंपनी को भेजता है और धमकी देता है कि अगर आपकी कंपनी ने मेरी मांग पूरी नहीं की तो जैसे उसने ग्लाइको कंपनी का हाल किया था वैसा सेम हाल इस कंपनी का भी करेगा। जिस लेटर ने मौजूदा स्थिति को और भी ज़्यादा बदतर बना दिया था। लेकिन अब मोरियांगा कंपनी पैसे देने से इनकार करती है। शुरुआत में तो मोरियांगा कंपनी को मॉन्स्टर विद 21 फेस का बिल्कुल ही डर नहीं था, जिस वजह से मोरियांगा कंपनी पैसे देने से इनकार करती है। उसके लेटर का मोरियांगा कंपनी पर बिल्कुल ही असर नहीं पड़ता, जिसके रिप्लाई में मॉन्स्टर विद 21 फेस उसके ताकत का अंदाज़ा फिर से मोरियांगा कंपनी को दिखाता है और वो एक धमकी भरा पत्र कंपनी को भेजता है। वो लिखता है कि आपके कैंडीज वाकई बहुत ही टेस्टी है, लेकिन फिर भी मुझे उसमें कुछ तो कमी लग रही है, जिस वजह से मैंने सोचा क्यों ना वो कमी मैं पूरी कर दूं। इसीलिए मैंने आपकी कैंडी में कुछ विशेष स्वाद जोड़ा है, जिस वजह से मैंने आपकी कैंडी में पोटेशियम साइनाइड मिक्स किया है। पोटेशियम साइनाइड का स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन आपके कस्टमर्स को ये कैंडी बहुत ही पसंद आने वाली है। हकाता से टोक्यो तक की दुकानों में 20 डिब्बे साइनाइड युक्त कैंडी से भरे हुए छोड़े हैं। डरिए मत, मैं इस बार भी एक क्लू आपको दे देता हूँ। आपको उन डब्बों पर एक नोट मिलेगा। पुलिस अलर्ट हो गई और वो अच्छे से पूरे कैंडी के डब्बों को चेक कर रही थी। बहुत ढूंढने के बाद उनको फाइनली जहरीले कैंडी के डब्बे मिले, जिन पर एक स्टिकर चिपकाया हुआ था, जिस पर लिखा था, खतरा, इसमें जहर है, अगर आप इसे खाएंगे तो आप मर जाएंगे। और उसके नीचे लिखा था, द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। फिलहाल के लिए तो बहुत ही बड़ी दुर्घटना टल चुकी थी, लेकिन आगे इससे भी कुछ बुरा होने वाला था। उस मॉन्स्टर ने अब हद पार कर दी थी, जिसकी वजह से जापान में महीनों तक पुलिस ने उसे खोजने के लिए हर एक संभव कोशिश की। जब दूसरे कंपनियों के खिलाफ धमकियां बढ़ने लगी तो पुलिस ने कड़ी निगरानी की और पुलिस ने दिन रात एक कर दी, जिसके बाद उन्हें कुछ सुराग मिले, लेकिन वो सुराग भी कुछ ठोस सुराग नहीं थे और उसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। अगस्त 1985 तक मामले का तनाव और पुलिस की लगातार विफलता की वजह से शिगा प्रांत पुलिस के प्रमुख शोजी यामामोटो ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी और आत्महत्या कर दी। इस इंसिडेंट के वजह से द मॉन्स्टर विद 21 फेस का खौफ जापान में किस लेवल का था, इसका आइडिया तो हमें लग ही जाता है। लेकिन ये सुसाइड ही इस केस का टर्निंग पॉइंट बन जाता है और इसके बाद चीज़ें बदलने वाली थी। फिर से द मॉन्स्टर विद 21 फेस ने लेटर लिखा, लेकिन ये लेटर बाकी लेटर की तरह नहीं था और इसमें कोई भी धमकी नहीं दी गई थी, बल्कि इसमें द मॉन्स्टर विद 21 फेस ने लिखा था, हमने अपनी संवेदना व्यक्त करने का फैसला किया है। हमें पुलिस की मृत्यु पर बहुत ही ज़्यादा खेद है, ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए था और हम
अब कैंडी कंपनीज को बिल्कुल ही तंग नहीं करेंगे। धमकी देना, फिरौती मांगना, ये सब चीजें बंद कर रहे हैं। अगर किसी ने भी आज के बाद हमारे नाम से लेटर भेजा या फिर किसी कैंडी कंपनी को अगर धमकी दी या फिर फिरौती मांगी तो वो हम नहीं है, कोई हमारी नकल ही करेगा, क्योंकि हम ये सब छोड़ रहे हैं। हालांकि इस लेटर का एंडिंग वाला पार्ट थोड़ा सा और भी मिस्टीरियस ही है। पत्र के अंत में लिखा था, हम बुरे लोग हैं और हमें बुरे काम करने के लिए मजा आता है। अगर कोई काम करने में हमें मजा आ रहा हो तो भले ही वो अच्छा काम हो या फिर बुरा काम हो, जिस काम से हमें मजा आता है वो काम ही हमारे लिए प्यारा है। और जैसे कि उसने उसके लेटर में लिखा था कि वो फिर से कोई भी बुरा काम नहीं करेगा और कुछ ऐसा ही होता है। इसके बाद कभी द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस ने किसी कंपनी को धमकाया नहीं था या फिर कोई गलत काम किया ही नहीं। उसका नाम फिर से कहीं आया ही नहीं था। किसी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो कहाँ से आया था, वो किधर था, उसके बारे में एक छोटी सी चीज का भी किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि वो कौन था और उसने ये सब क्यों किया। इस वजह से ये मिस्ट्री आज भी जापान में अनसॉल्व मिस्ट्री है, जिसका जिक्र आज भी जापान में होता है। आज 38 साल बाद भी जापान में ये मामला अनसुलझा ही बना हुआ है। लेकिन एक बात तो साफ थी कि द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस ने कभी किसी भी कैंडी से किसी को जहर नहीं दिया था और कभी इसने किसी को मारने की कोशिश की नहीं थी। ये आदमी हर बार पुलिस से 2 कदम आगे चलता था, 2 कदम आगे के ही सोचता था। जापान की पुलिस इतनी एडवांस रह के भी उसका कुछ उखाड़ नहीं पाई।